सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे साथ एक बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। दिस कैंडिडेट अविनाश इज वर्किंग इन बैंक एंड ही हैज बीन ट्राइंग फॉर दिस नबार्ड एग्जामिनेशन बहुत टाइम से, बट हर बार इंटरव्यू दे रहे थे, कुछ वजह से रह जा रहा था। एंड आई यूज्ड टू टेल हिम एवरी टाइम दैट यू शुड गेट सेलेक्टेड, यू शुड गेट सेलेक्टेड। एंड जब 2023 में रिजल्ट आया, व्हेन इट केम एंड ही गॉट सेलेक्टेड एंड ही गिव मी द न्यूज़, सर दिस टाइम आई गॉट सेलेक्टेड। So it was a big relief for me as well when he told that. So many, many, many congratulations, Avinash, from my side for finally making into the 2023 list of NABARD. थैंक यू वेरी मच सर। और मैं ये बोलना मैं चाहूंगा कि मैं क्लैरिटी फॉर श्योर को मैं 21 से मैं फॉलो कर रहा हूँ, और स्टार्टिंग से फॉलो कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्री स्टेज ओनली, प्री मेंस और इंटरव्यू तक। तो हर साल ऐसा होता था कि प्री भी क्लियर कर लिया, मेंस भी क्लियर कर लिया, लेकिन इंटरव्यू क्लियर कर नहीं पाता था। और आपके गाइडेंस और सपोर्ट की वजह से ही मैं फाइनली सर मैंने फाइनल लिस्ट में अपना रोल नंबर देखा सर। राइट राइट राइट, बहुत अच्छा। और एक चीज है अविनाश की, द थिंग इज दैट कि आप भी एक बैंकर है एंड यू आर स्केल टू राइट अभी। यस सर। हाँ, एंड बैंकिंग में एवरीबडी नोज थोड़ा प्रेशर प्रेशर वाला सिचुएशन है, राइट? देयर इज लॉट ऑफ वर्क एंड एवरी बैंकर वांट्स टू वर्क फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। तो आपको क्या मोटिवेशन, व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ऑल द टाइम कि नहीं, करना है करना है? इंस्टेड यू गिवन टू इंटरव्यूज, नहीं हुआ, फिर भी चलो तीसरे बार देते हैं, मुझे करना है, आई वांट टू बी इन दैट लिस्ट। किस चीज ने आपको इतना मोटिवेटेड रखा, राइट? और आपने टाइम कैसे मैनेज किया बैंक में रहते हुए? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सोर्स ऑफ मोटिवेशन तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि फेलियर ही मेरे लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। जब लास्ट ईयर का जब फाइनल रिजल्ट का डे आया था, मुझे डेट एग्जैक्ट याद भी है, 7 फरवरी 2023 का दिन था। सेलेक्ट लिस्ट में मेरा रोल नंबर नहीं था, मेरा रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में था। तो वो मेरे लिए सबसे मतलब मेरे लिए सबसे लो डे था, आई वुड से, ऑफ माय प्रिपरेशन स्टेज। तो मैंने उस दिन को याद करके और उस वेटिंग लिस्ट में अपने, जब मैंने अपना रोल नंबर देखा, वो फेलियर ही था। तो इन सब चीज फेलियर को ही मेरे लिए मोटिवेशन का कारण थे। मेरे लिए मोटिवेशन का कारण ये था कि अगर मेरा सिलेक्शन 0.5 मार्क्स से नहीं हुआ था, आई वॉज इन वेटिंग लिस्ट, और 0.5 से मेरा सिलेक्शन रह गया था, तो वो 0.5 मार्क्स में अगर मेंस में अच्छे से मैं अपना ऑब्जेक्टिव में पढ़ लिया होता, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता, तो 0.5 मार्क्स आ सकते थे। मैं इंटरव्यू में अपने जो आंसर्स हैं उसको और कंसाइज वे में और अच्छे से फ्रेम करके मैं दे सकता था, तो वो 0.5 मार्क्स आ सकते थे। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव में अपने मीन्स राइटिंग स्किल्स को और इम्प्रूव कर सकता, तो मैं फाइनल सेलेक्ट लिस्ट में मैं आ सकता हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज सर मेरे लिए मोटिवेशन के तौर पर काम काम करी, और यही चीज को मैंने सर इस अटेम्प्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश की कि जो जो मेरे वीक एरियाज हैं उसी को मैं स्ट्रेंथनिंग करूँ, और जो एरियाज पहले से मेरे थोड़े ठीक ठाक हैं उस पर भी काम करूँ। राइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। सी, जब भी आप फेल होते हैं ना, राइट, वन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो आपको जाना चाहिए पीछे and देखना चाहिए कहाँ आप गलती कर रहे हो। जैसा अविनाश ने बताया कि ही ट्राइड टू इंक्रीज हिज मार्क्स वेयर हिज स्कोर वेयर लो, 0.5 इधर से बढ़ा सकते हैं, 0.5 उधर से बढ़ा सकते हैं। तो एक प्रॉपर अपना स्वॉट एनालिसिस करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वेयर यू आर लैगिंग एंड वहां पे हम मार्क्स बढ़ा सकते हैं। दैट्स वेरी गुड थिंग व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड, अविनाश। दूसरी बात मैंने आपसे पूछी थी कि बीइंग ए बैंकर, टाइम मैनेजमेंट कैसे आप करते थे? बीइंग स्केल टू मैनेजर, बैंक से आना जाना, देन पढ़ाई करना, हाउ यू यूज्ड टू मैनेज टाइम, कैसे आपने किया? सर जनरली क्या होता है कि जो एस्पिरेंट्स रहते हैं जो नाबार्ड के, वो अपनी प्रिपरेशन नोटिफिकेशन के बाद स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं नाबार्ड इतने साल से मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, और अलॉन्ग विथ नाबार्ड में आरबीआई का मेंस भी मैंने दिया था इस साल। तो आरबीआई के मेंस की प्रिपरेशन मैंने अच्छे से की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा फेस टू क्लियर नहीं हुआ था। तो आरबीआई की प्रिपरेशन भी मैंने बहुत अच्छे से की थी सर। तो आई वुड से कि जितने आरबीआई के जो करंट अफेयर्स, जितने फेस टू के लिए हम जो भी पढ़ते हैं, ESI के जनवरी से मैंने पढ़े हुए थे। और जब नाबार्ड का नोटिफिकेशन सितंबर में आया, तो लास्ट 6 मंथ का मेरे पास मतलब मैंने स्टडी कर ही ली थी। और बस मुझे नोटिफिकेशन आने के बाद मतलब जो अभी जो जो प्रीवियस मंथ से और जो आने वाले मंथ से उनका प्रिपरेशन कर करना था। और ऊपर से मैं प्रिपरेशन साइकिल में था,
मैं एग्जाम दे ही रहा था यहाँ से वहां से। तो प्रिपरेशन मेरी थी। और रहा जहां तक टाइम मैनेजमेंट की बात रही, तो आपने सही बोला सर कि वर्किंग कैंडिडेट्स हो करके हमें टाइम नहीं मिलता है। ऑफिस में भी ऐसा नहीं है कि हम टाइम निकाल सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि जब भी मैं ऑफिस से मैं आ जाता हूँ, मेरी रूरल पोस्टिंग है, तो रूरल ब्रांच में मतलब उतना फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप मतलब 7 बजे तक घर आ सकते हैं। तो वैसे ही मेरा हम्म। डेली रूटीन ये था कि 7 बजे तक घर आया, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर 7:30 से अपना जो भी है टास्क, जैसे कोई स्कीम्स के बारे में, कोई भी स्कीम्स के बारे में उसको पीआईबी के थ्रू पढ़ा, कोई भी मतलब आपके जो एआरडी के मास्टर नोट्स है सर, उसको पढ़ा, उसको धीरे धीरे करके सर वो पढ़ते ही गए। और वर्किंग कैंडिडेट्स के लिए वीकेंड्स बहुत बड़ा सर वो रहता है, स्पेस रहता है, तो वीकेंड्स का फुल यूटिलाइज हम्म। किया सर मैंने। और मॉर्निंग में सर मैं ऐसा था, मेरा रूटीन ऐसा था कि मॉर्निंग के टाइम में ऑफिस जाने से पहले जो छोटे छोटे क्विज आते थे, इस साल एक ऑलिव बोर्ड का सर 25-25 क्वेश्चन के क्विज आते थे मेरिट सेक्शन हम्म। के। हम्म। तो वो मैं हर रोज देता था सर। और उसको देने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं, मतलब अगर ऑफिस में मुझे टाइम मिल जाता है लंच टाइम में, तो मैं पढ़ लेता था। इससे ये होता था कि ऑफिस खत्म होने तक घर आने के पहले मैं 25 क्वेश्चन का सेट जो है वो पढ़ चुका हूँ। और ऐसे करते 1 महीने में से बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते थे सर। राइट। सो जहां भी स्पेस मिला, wherever we are getting space, आपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज किया, राइट? दैट्स वेरी गुड मैसेज टू ऑल द वर्किंग यस सर। एस्पिरेंट्स। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। कमिंग ऑन टू जो एक पहला सेक्शन है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा विनाश आपके साइड, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू का सेक्शन। इसमें देखो स्टैटिक थिंग्स भी दे रखे हैं उन्होंने सिलेबस में। जब नए एस्पिरेंट्स आते हैं तो पूरा स्टैटिक चीजों को पढ़ रहे हैं, राइट? दे आर इन्वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम। तो क्या अप्रोच होना चाहिए पूरा इकोनॉमिक एंड सोशल इशू को अगर हम देखें नाबार्ड से रिलेटेड? सर एज पर हम ट्रेंड्स देखें नाबार्ड में, और हम आरबीआई में भी देख सकते हैं सर, स्टैटिक के क्वेश्चन वो ऐसे पूछते नहीं है, उतने डीप डीप हम्म। डीप पे नहीं जाते हैं। और हम लोग जैसे हम्म। बैंक में हैं या कोई भी हम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, बेसिक बेसिक हमको जो भी ईएसआई के जो स्टैटिक टर्म्स है, ये जीडीपी हो गया, डेमोग्राफिक डिविडेंड हो गया, इसके डेफिनेशन ही हमें बेसिकली पढ़ने रहते हैं, उतने डीप में नहीं जाने। मेन जो ट्रेंड्स, एज पर ट्रेंड्स है, करंट अफेयर्स ज्यादा इसमें रोल प्ले करता है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमको ईएसआई में ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो करंट अफेयर्स के लिए हम लोग, जैसे मैंने पीआईबी भी बोला है, तो बहुत से एस्पिरेंट ऐसे भी रहते हैं जो बस ये चाहते हैं कि पीआईबी का मटेरियल उनको मिले, मतलब स्पून फेड करे कि मुझे कोई ये मिल जाए। हम्म। मैं ऐसे नहीं करता था। जैसे कोई नई नई स्कीम्स आ गई, तो मैं सबसे पहले मैं पीआईबी पे जाके उसको उसको स्टडी करता था। फिर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, जो जो पॉइंट्स है, मैं उसको प्रिपेयर कर करता था। तो मैं ऑफिशियल सोर्स से पढ़ता था। तो प्रिपरेशन मैंने ऐसे की है। और एक चीज मैं ईएसआई के लिए ये बोलूंगा सर, जो आपका जो प्रिंस पावर प्ले था सर, वो भी बहुत हेल्पफुल रहा है हम्म। सर। उसमें जो क्वेश्चन आते थे सर, जो क्वेश्चन के लेवल रहते थे, बहुत, मैं बोलूंगा कि टॉप नॉच है। उनको सॉल्व करने के बाद ऐसा लगता था कि पता नहीं हम लोग का एग्जाम में होगा कि नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएंगे। लेकिन वो मतलब रियलिटी चेक था वो, हम लोग के लिए, कि हमको मतलब एग्जाम में हर एक बाउंसर के लिए प्रिपेयर होना है करके। तो प्रीलिम्स पावर प्ले मैंने बहुत अच्छे से इस बार सॉल्व किया है। और मैं एक्सपीरियंस को ये भी बोलूंगा कि केवल सॉल्व नहीं करना है, उनको एनालाइज भी करना है। जैसे सर आपके जो मतलब उसके एक्सप्लेनेशन भी रहते थे सर, किसी किसी के तो बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन रहते थे, उसको भी राइट। मतलब मैं अच्छे से मतलब मैं स्टडी कर करता था। भले अगर मेरे पास टाइम नहीं रहा, तो अगर नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम भी नहीं रहा, तो उसको स्क्रीनशॉट पे उसको उसको लैपटॉप में सेव करके या फोन में सेव करके बार बार उसको मैं मैं स्टडी कर रहा था सर। तो ईएसआई के लिए यही सब किया है सर। राइट, वेरी गुड। सही आपने बताया। प्रैक्टिस मतलब एमसीक्यू के फॉर्म में, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट डू दैट, मतलब वहां जाके कंफ्यूजन क्रिएट होना ही होना है एग्जामिनेशन में, राइट? सो ऑल द एस्पिरेंट्स प्रैक्टिस कीजिए जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिले, राइट? ट्राई टू प्रैक्टिस अ वैरायटी नंबर ऑफ क्वेश्चंस। एक बार बेसिक्स जो आप कर ले तो
दैट इज देयर। स्कीम्स के बारे में अविनाश आपसे जानना चाहूंगा। स्कीम्स भी इम्पोर्टेंट एरिया है, राइट? जैसा ट्रेंड भी चल रहा है नाबार्ड के लिए, तो देर आर सो मेनी स्कीम्स, इसमें भी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो स्कीम्स के लिए आप क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे, कहाँ तक वो अपने आप को लिमिट करे स्कीम से रिलेटेड? सर नाबार्ड के लिए तो जैसे हमें पता है कि नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो एस्पिरेंट्स के लिए मतलब उनको मतलब उन मिनिस्ट्री के स्कीम्स पे उनको फोकस करना है जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। फॉर 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 एग्जांपल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो भी स्कीम्स है, चाहे वो नरेगा स्कीम हो गई या कोई भी स्कीम हो गई, पीएम ग्राम सड़क योजना हो गया या पीएम किसान योजना हो गया, इन सबको हमको अच्छे से करना है। और इसमें मैं और एक चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि केवल आजकल क्या हो रहा है कि एग्जाम में स्कीम्स थोड़े डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो केवल आप किसी कोचिंग का, मैं ये बोलूंगा कि उस मटेरियल के स्कीम्स को पढ़ के आप एग्जाम राइट, क्रैक नहीं कर सकते। राइट, राइट। और इस बार सर ऐसा भी था कि आरबीआई के एग्जाम में और नाबार्ड के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन थे जो मतलब एज अ ग्रेड ए ऑफिसर आप नाबार्ड में काम कर रहे हैं या कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे करेंगे, आप बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई आप कैसे करेंगे। तो उन चीज आप ऐसे स्कीम्स को पढ़ा करो केवल एग्जाम के तौर पर नहीं। आप मतलब कहीं कहीं आपकी पोस्टिंग हुई है, आप उस स्कीम को इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। आप राइट, वैसे वैसे करके अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। राइट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड मैं भी, अगर अविनाश याद होगा, ऑलवेज आई यूज्ड टू टेल कि तीन तीन एस्पेक्ट से आप हमेशा किसी भी स्कीम को पढ़े, राइट? एक बेनिफिशियरी के साइड से, एक गवर्नमेंट के साइड से, राइट, और एक जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके साइड से पढ़िए। देन यू विल बी नोइंग द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ दिस स्कीम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस टाइप यस ऑफ सर। क्वेश्चन दे आर आस्किंग राइट नाउ। एंड जो आपने पहले भी बात कही, मैं भी हमेशा बोलता हूँ, स्पून फिटिंग, डू नॉट गो फॉर स्पून फिटिंग, गिव मी एवरीथिंग। सी, वी एज अ मेंटर कैन गिव द डायरेक्शन। जब तक आप खुद से उस चीज को नहीं करोगे, ओरिजिनल सोर्सेस से जाके एक आध बार नहीं पढ़ोगे, सो दैट क्लैरिटी विल नॉट कम। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। व्हाट अविनाश हैज सेड, डू नॉट ट्राई टू, राइट, गेट एवरीथिंग ऑन योर प्लेट। थोड़ा सा मेहनत तो आपको भी करना है अपने साइड से, राइट अविनाश? यस सर। नेक्स्ट सेक्शन अविनाश, मैं जानना चाहूंगा, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड का जो सेक्शन है, इसमें भी काफी डर रहता है स्टूडेंट्स को, दोज हु आर नॉट फ्रॉम द एग्रीकल्चर डिसिप्लिन, राइट? आपने कैसे मैनेज किया, एंड व्हाट सजेशंस वुड यू गिव टू द एस्पिरेंट्स फॉर दिस एआरडी सेक्शन? एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सर, जो आपके जो मास्टर नोट्स है सर वो मोर देन सफिशिएंट है। मैं ये एग्जाम, मेरा ये पांचवा अटेम्प्ट है सर और तीसरा इंटरव्यू, तो मैं बहुत साल से ये मैं दे रहा हूँ एग्जाम, तो मुझे पता है कि कितना पढ़ना कितना नहीं पढ़ता है। बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जो एग्रीकल्चर की बुक, फॉर एग्जांपल नीमराज सुंडा आई थिंक ना, उनकी बुक को, बहुत सारे बुक, यस, बहुत यस। वैसे वैसे बुक को पढ़ते हैं। लेकिन इतने साल में मैंने कभी इसकी नीड नहीं समझी कि मुझे ये सब बुक पढ़ना है। जो आपके मास्टर नोट्स है सर वो मोर देन सफिशिएंट है। हाँ, एग्जाम में ऐसा भी होता है कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आता है। राइट। जैसे जैसे फेस टू में सॉइल साइंस का 3 क्वेश्चन आया था, वो हार्ड हार्ड क्वेश्चन थे। लेकिन वैसा नहीं है कि आप मतलब आप पढ़ करके सॉल्व कर सकते हो। अगर वो मेरे लिए हार्ड आया है तो और लोग के लिए भी हार्ड आया ही होगा। तो राइट। उसमें भी 3 क्वेश्चन में सर मैंने 2 क्वेश्चन ही सॉल्व किए थे। तो उसमें मैंने कॉमन सेंस लेके ही सॉल्व किया था। तो उसमें मेरा एक, जो 2 अटेम्प्ट किए थे उसमें एक सही हुआ था और एक गलत हुआ था। तो मैं कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूंगा कि जो बेसिक है उसको तो आप पढ़ ही लोगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। राइट। यू हैव जस्ट टू टेक द रिस्क एंड यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। अननोन चीजों के पीछे भाग के या करके बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कुछ भी नहीं है। वेरी राइट। इसको ध्यान में रखिएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट मैसेज अगेन फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग आउट दिस वीडियो, कि डू नॉट रन बिहाइंड द अननोन थिंग्स। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कुछ भी नहीं होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। एक आध क्वेश्चन तो देखो हर एग्जामिनेशन में बाउंसर आना ही आना है, राइट? वो उस टाइम ही आपको डिसीजन लेकर उसको हैंडल करना है।
नेक्स्ट एरिया अविनाश, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आंसर राइटिंग, जो टेक्निकल पेपर्स होते हैं ईएसआई एआरटी के, उसमें आपका क्या अप्रोच रहा है? एंड विथ योर वास्ट एक्सपीरियंस इन दिस एग्जामिनेशन, क्या आप सजेस्ट करोगे? सर ये मेरा वीक एरिया है, क्योंकि मैं यूपीएससी बैकग्राउंड से नहीं बिलोंग करता हूँ। तो मेरे लिए थोड़ा ये टैकल कैसे किया जाए, इस पे काम कैसे किया जाए, इस पे मैं कर रहा था। और इस साल मैंने ये सोचा कि इस साल मुझे सिलेक्शन लेना ही है, तो मैं हर जो भी मेरे वीक एरिया है मैं काम करूंगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेक्निकल मेरे लिए एक एक पेन टाइप से ही था कि मैं इसको ये कैसे करूँ। तो इसके लिए काम सर मैंने फेज वन के पहले ही कर दिया था सर स्टार्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आरबीआई का मैंने मेंस में अपियर हुआ था सर, तो उस टाइम से ही मैं इस पे कर कर रहा था काम। और नाबार्ड के फेज वन के बाद ही से सर मैं इसके लिए फुली मैं सीरियस हो गया था। मतलब मेरा ये था कि हर रोज मुझे एक दो आंसर मुझे लिखने ही है, कैसे भी करके लिखने हैं। और मेंस के लिए सर आपका डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट भी हो चुका था स्टार्ट। तो मुझे जहां तक याद आ रहा है मैंने हर टेस्ट आपका आपका दिया है सर। और पहले मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं नहीं आ रहे थे। मुझे लगता है दो क्वेश्चन पहले मॉक टेस्ट में ऐसा रहता था कि दो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन दो दो थे, तो एक तो मैं लिख देता था अच्छे से, लेकिन एक मैं कंप्लीट कर नहीं पाता था। तो हम्म। जैसे जैसे मैं देते गया टेस्ट, तो अलॉन्ग विद टाइम वो होते गया सर इम्प्रूव। तो इस पे काम किया। और बहुत सारी इसके अलावा भी कोई कोई टेलीग्राम ग्रुप थे सर, उससे भी मैं हम्म। जुड़ा हुआ था। उसमें मतलब ऐसा था कि वो मॉर्निंग पे ही एक एक दो क्वेश्चन वो कर देते पोस्ट, और कैंडिडेट्स के लिए टाइम था कि आप मतलब शाम तक इसको आप अपना जैसे भी टाइम मिले आप सबमिट कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जाके मैंने ये सब भी किया। और जो करते थे भी चेक, वो हम हमारे जैसे जो एस्पिरेंट्स है वही चेक करते थे। तो ये सब हम्म। चीजें के बाद से हुआ है। और आपका मॉक टेस्ट है वो हेल्पफुल रहा है सर मेरे गुड 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 गुड। मतलब अल्टीमेट मैसेज है कि प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा आपको। लिए। यस सोच सर। लोगे कि हाँ आता है लिख लेंगे, राइट, वो नहीं होगा एग्जामिनेशन में। यस सर। आपको अपनी उंगलियां चलानी पड़ेगी कीबोर्ड पे, दैट्स द थिंग, तभी यस सर। परफेक्शन आएगा, राइट। एंड नेक्स्ट सेक्शन जिसके बिना सिलेक्शन इम्पॉसिबल है अविनाश, दैट इज इंग्लिश, राइट। एंड इंग्लिश के मार्क्स हम जानते हैं इस आईबीपीएस बेस्ड एग्जामिनेशन में आरबीआई और नाबार्ड बहुत फ्लक्चुएट करता है। इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको इतना है इन एग्जामिनेशंस को देने का, आप क्या सजेस्ट करेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट्स को, इंग्लिश कैसे करें वो? मैं सजेस्ट ये करूंगा, जैसे मैं इस साल का एग्जांपल देता हूँ। इस साल हमारे इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में आईबीपीएस ने ये बोला था कि ऐसे 500 वर्ड्स में लिखना है। लास्ट 2 साल से हम्म। ऐसा हो रहा है कि 300 वर्ड्स में लिखने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए बाउंसर हो गया था। लेकिन मैंने जब आरबीआई का मेंस दिया था तो उसमें भी ऐसा बाउंसर आया था कि यू हैव टू राइट ऐसे इन 600 वर्ड्स। और ऐसे में ही मैंने मतलब उतने वर्ड्स मैंने लिखे नहीं थे, 300 या 350 वर्ड्स ही लिखे थे। तो उस कारण से मेरा फेज टू क्लियर नहीं हुआ था आरबीआई का। तो नाबार्ड के लिए भी मैंने सोच लिया ही था कि इसमें भी बाउंसर आ सकते हैं, तो आई हैव टू प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो मैंने मन में बना लिया था कि कुछ भी हो जाए, कैसा भी वर्ड्स आए उसके लिए मैं प्रिपेयर करके जाऊंगा। और फॉर्चुनेटली इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव मेरा थोड़ा मतलब इतने साल से मैं दे रहा हूँ एग्जाम, तो मेरा ठीक ठाक ही है। आई आई वुड से लास्ट ईयर भी ठीक ठाक मार्क्स ही आए थे। तो बस वर्ड लिमिट के लिए मैंने थोड़ा मतलब मैं पैनिक नहीं किया जब एग्जाम में ऐसा हम्म। आया। और मैं कैंडिडेट्स को ये बोलना चाहूंगा कि कुछ भी आपके सामने सिचुएशन है, पैनिक नहीं करना है। आपको एग्जाम देना है। अगर आप वो हार्ड आएगा तो वो सबके लिए हार्ड आएगा। और वही ग्रामर के लिए मैं ये बोलूंगा कि उतनी कोई हाईफाई इंग्लिश आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश ही लिखनी है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं आपको लिखने हैं, आपको सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। और ये सर ये आपने भी बहुत बार ऐसा बोला है कि डोंट डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करके। जब हम इंग्लिश हम्म। डिस्क्रिप्टिव का मॉक भी सर दे दे देते थे, तो कमेंट आते थे कि ऐसे नहीं लिखना है, इतने बड़े बड़े सेंटेंस नहीं लिखने, हम्म। शॉर्ट शॉर्ट लिखने, सिंपल लिखने। तो वो सबको फॉलो किया सर। और प्रेसिस के लिए भी जो बेसिक है सर कि मतलब प्रेसिस लिख तो देते हैं लोग, लेकिन हेडिंग लिख के नहीं आते। ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं।
और लेटर के लिए फॉर्मर और इनफॉर्मर के लिए जो भी मतलब जो जो फॉर्मेट रहता है उसको करना है फॉलो। बस यही सर, ऐसे कर करके। राइट राइट राइट। बहुत ही राइट हेल्पफुल इंसाइट्स होंगे ये फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए अविनाश। मेरी लास्ट क्वेश्चन अविनाश आपसे है कि क्योंकि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए स्टूडेंट्स को? जो स्टार्ट करते हैं उनको ये बात पता नहीं होगा, बट यू हैव सो मच एक्सपीरियंस, आप इसको अच्छे से बता पाएंगे क्या हमें अवॉइड करना चाहिए? मैं ये चीज बोलूंगा कि चीजों को डिले नहीं करनी चाहिए। मैं इतने साल से मैं दे रहा हूँ एग्जाम, तो पहले चीज मतलब मेरे माइंड में ये था, अगर कोई मॉक टेस्ट का डेट आ गया तो मैं ये सोच के देता था कि मैं पढ़ लूंगा मॉक टेस्ट के लिए। ऐसा कभी नहीं होता है, हम कभी नहीं पढ़ते हैं। अगर मॉक टेस्ट आ रहा है तो आप दे ही दो मॉक टेस्ट, मार्क्स जैसा भी है मार्क्स को। हम्म। और मॉक टेस्ट के मार्क्स देख करके आपको डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मार्क्स मेरे कम आते थे, रैंक मेरी बहुत पीछे आती थी। लेकिन इतने साल के एग्जाम देने के बाद मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि मॉक टेस्ट के मार्क्स बस मॉक टेस्ट के लिए हैं, वो बस मार्क्स हैं। आपको नहीं करना है, आपको बस एनालाइज करना है। जो भी चीज है आपको देखनी है, और एरियाज जो भी आपके वीक एरिया है उस पर काम करना है। मैं ये चीज बोलूंगा। और मैं प्रैक्टिस ही बोलूंगा सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। वेदर इट इज फॉर क्यू आर ई, वेदर इट इज फॉर टेक्निकल डिस्क्रिप्टिव, और इवन फॉर सर फेज 2 का जो ऑब्जेक्टिव है, आपको प्रैक्टिस करना है सर। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाओगे, हम्म। क्योंकि जो हमारा मेन फाइट है सर वो एग्जामिनेशन वाला है। अगर उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं करेंगे अच्छे से तो एग्जामिनेशन हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं सर। राइट 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 राइट। Thank you so much, Avinash, for giving such useful insights to the future aspirants. Right? Best of luck from my side. आपके हर एक future endeavors के लिए best of luck and my well wishes to you, Avinash. थैंक यू सो मच सर। Okay.